नमस्कार साथियों। आज हम अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने 25 प्रश्न ही कंप्लीट कराए थे। तो बाकी जो 25 प्रश्न है आज इस क्लास में पूरे कर लेते हैं और आगे जो भी क्लासेस रहेंगी वस्तुनिष्ठ श्रृंखला की तो उसमें हम हर क्लास में 50 प्रश्न रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों जो एक मिनट इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जो अ, गढ़मंडला का जो अंतिम यशस्वी और प्रतापी जो राजा थे वो राजा शंकर शाह थे। और राजा शंकर शाह के बारे में जान लेते हैं। जो राजा शंकर शाह थे वो गौड़वंशी शासक जो सुमेर शाह थे उनके पुत्र थे। सुमेर शाह के पुत्र थे। और जो रानी दुर्गावती के वंशज हैं। जो राजा शंकर शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था रघुनाथ शाह। और जो इनकी पत्नी थी अ, फूल कुंवर देवी, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति में वो बहुत सक्रियता दिखाई थी। तो जो राजा शंकर शाह हैं अ, उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश का जो महाकौशल क्षेत्र है अ, उससे 1857 की क्रांति में भाग लिया था और उनके साथ में उनके पुत्र रघुनाथ शाह भी शामिल थे। और 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को अंग्रेजों के द्वारा तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 में एक पुरस्कार प्रारंभ किया था जिसका नाम था राजा शंकर शाह अवार्ड। और अभी हाल ही में जो छिंदवाड़ा का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम चेंज करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप के बारे में थोड़ा अ, देख लेते हैं। तो सांची स्तूप है जो बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अ, अशोक के द्वारा कराया गया था। जो सांची का जो स्तूप है अ, उसके जो खंडरों की जो खोज की थी सर्वप्रथम 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और यूनेस्को के द्वारा सांची को विश्व धरोहर सूची में 1989 के तहत शामिल किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? तो अमृतलाल जो बेगड़ थे एक साहित्यकार और चित्रकला से संबंधित संबंध रखते हैं। अन्य जानकारी भी अमृतलाल बेगड़ के बारे में जान लेते हैं। अमृतलाल बेगड़ एक चित्रकार और साहित्यकार थे जिनका जन्म 1928 के आसपास जबलपुर में हुआ था। अमरलाल बेगड़ जी हैं, इनके बारे में सबसे खास बात है कि इन्होंने 4000 किलोमीटर की अ, पद यात्रा, जो नर्मदा की जो पद यात्रा की थी, इसलिए इनको ज्यादा ख्याति प्राप्त है। और
इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृत से नर्मदा आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 29 की तरफ। सिंगौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सिंगौरगढ़ का जो किला है वो दमोह जिले में है। और इसको सिंगौरगढ़ का जो किला है उसको ग- अ, गोंड शासक जो संग्राम शाह थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो जो संग्राम शाह जो गौड़ शासक थे उनके द्वारा अ, अन्य किले भी, जैसे चौरागढ़ का किला जो कि नरसिंहपुर में है, उसका भी निर्माण करवाया गया था। और जो चौरागढ़ का किला था उसके उसी को रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी बनाया था। संग्राम शाह के द्वारा एक जबलपुर में बाजना मठ का भी निर्माण करवाया गया था। और बाकी जो अन्य विकल्प दिए हैं जैसे सागर, उनमें कौन कौन से किले हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि सागर के अंतर्गत रेहली का किला, एक रेहली के बाद एक मालथौन का किला, उसके बाद में राहतगढ़ का किला आदि किले हैं। जबलपुर के अंतर्गत जब देखेंगे तो इसमें मदन महल देखने को मिलता है। और छतरपुर के अंतर्गत एक किला है जैसे बोलते हैं देवरा का किला आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 30 है, चंदेरी शहर प्रसिद्ध है। तो चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो हाथ से बनी साड़ियों के लिए चंदेरी शहर को जाना जाता है। और चंदेरी शहर के बारे में थोड़ा अ, विस्तार से जान लेते हैं। तो चंदेरी शहर है वो मध्य प्रदेश का जो अशोकनगर जिला है उसके अंतर्गत आता है। और इसका जो चंदेरी शहर की जो स्थापना जो राजा कीर्तिपाल थे उनके द्वारा की गई थी। जब बाबर के द्वारा 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया गया था तो वहां के जो शासक थे मेदिनी राव। तो बाकी जो अन्य विकल्प दिए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे काश्त कार्य के लिए, तो जो काश्त कार्य के लिए जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें ज्यादातर जो जनजाति जिले हैं उनमें काश्त कार्य को बढ़ावा दिया गया है। जैसे झाबुआ, धार और मंडला, बालाघाट आदि। बीड़ी उद्योग के लिए जो जिले हैं उनमें जो जिन जिलों में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है मुख्यतः बुंदेलखंड के जिले हैं जैसे पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर आदि। हीरा उद्योग के लिए तो हम सभी जानते ही हैं, हीरा उद्योग के लिए पन्ना जिला विश्व प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। चिड़ीको पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? तो चिड़ीको पर्यटक स्थल है जो राजगढ़ जिले में स्थित है। और चिड़ीको जो पर्यटक स्थल है इसको मयूर वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और जो चिड़ीको झील है एक, उसको मध्य प्रदेश के कश्मीर की संज्ञा भी दी जाती है। बाकी अन्य विकल्प हैं उनके जो पर्यटक स्थल है उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जैसे कि भोपाल दिया है, तो भोपाल में भोजताल बड़ा तालाब और एक राष्ट्रीय उद्यान है। और
जो राजगढ़ के बारे में तो अपन जान ही लिए हैं। रायसेन के अंतर्गत में अपना, सॉरी, हाँ, रायसेन के अंतर्गत में भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची स्तूप है आदि। सीहोर के अंतर्गत में एक सारू मारू की गुफाएं हैं, और कोलार डैम है, वो सीहोर के अंतर्गत ही आता है आदि। आगे बढ़ते हैं। कवि बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवि बिहारी जी का जो जन्म था मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। तो बिहारी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहारी जी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर शहर है वहाँ हुआ था। और जो बिहारी जी हैं वह एक रीतकालीन कवि रहे हैं, जो कवि केशवदास हुआ करते थे उस टाइम पे। और इनके जो साहित्य की भाषा है, वो ब्रज भाषा रही है। जो कवि बिहारी जी हैं उनकी जो साधना स्थली है मध्य प्रदेश के साथ साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में रही है। और कवि बिहारी जी का जो मृत्यु या निधन अ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 1615 ईस्वी के आसपास हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, वो महादेव श्रेणी में स्थित है। हम महादेव श्रेणी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। पहले धूपगढ़ के बारे में देख लेते हैं। धूपगढ़ या पचमढ़ी में स्थित, जो कि होशंगाबाद जिले में है। धूपगढ़ की जो हाइट है वो 1350 मीटर है। और थोड़ा जो महादेव श्रेणी है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, इसके आधार पर समझते हैं। ये ये नर्मदा घाटी हो गई। इसके जो दक्षिण में जो सतपुड़ा श्रेणी है उसका जो पश्चिमी भाग है, उसको राजपीपला श्रेणी बोलते हैं। और जो मध्य का जो भाग है उसको महादेव श्रेणी बोलते हैं। जो पूर्वी भाग है अ, उसको मैकाल श्रेणी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो मैकाल श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी हाइट लगभग 165 मीटर है। और जो महादेव श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। और जो राजपीपला श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो चूलगिरी है। तो दोस्तों, थोड़ी और विकल्प दिए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कैमूर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और भांडे श्रेणी। तो जो विंध्य श्रेणी है उसके तहत जो विंध्य श्रेणी है उसके अंतर्गत में जो ये विंध्याचल श्रेणी हो गई, ये भांडे श्रेणी हो गई, और जो उसका जो पूर्वी भाग है उसमें कैमूर श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और जो नीचे कूट दिए उनको देख लेते हैं कि एक साइड नदी और दूसरी साइड उनसे संबंधित नगर या जिले दिए हैं। तो जो बेनगंगा नदी है वो, उसका संबंध है वो सिवनी जिले से है। और जैसे कि हम जानते ही हैं बेनगंगा का जो उद्गम है सिवनी में, सिवनी से ही होता है। और जो ताप्ती नदी है उसका जो अ, संबंध है वो मुल्ताई जो बैतूल है उससे है। नर्मदा नदी के जो किनारे जबलपुर बसा है, और इसी में नर्मदा नदी पे जो बरगी परियोजना है। और बेतवा नदी है जिसके किनारे विदिशा बसा है। तो इसका जो मिलान है
वो देख सकते हैं हम। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो 2 1 4। इस प्रकार इसका क्रम बनेगा, तो ऑप्शन जो ये है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। तो जो मध्य प्रदेश का जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रमुख कारक है, उसमें जो कर्क रेखा है उसका मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरना है। तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा। और जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो उसको भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है प्रश्न कि कौन सा जिला कर्क रेखा, मतलब किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जान लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, शहडोल और उमरिया। ये 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टियों के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो 4 कथन दिए हैं जिनमें से एक कथन गलत है, उसको देखना है। अ, काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो जो काली मृदा है दोस्तों, उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है और इसमें चूना और लोहे की मात्रा भी पाई जाती है। चूने की मात्रा भी पर्याप्त पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश के लगभग 47% क्षेत्र पे इसका विस्तार है, जो कि मालवा का जो क्षेत्र है और निमाड़ का जो क्षेत्र है उस पर ज्यादातर फैली है। और जो काली मृदा है वो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त अ, मानी जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह अभी लगभग 37% भाग पे फैली हुई है मध्य प्रदेश के। और जो लाल पीली जो मृदा है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो विकल्प 2 भी सही है। और भिंड एवं मुरैना जिले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, अ, जिसके अंतर्गत जो चंबल बेल्ट बेल्ट के जो जितने भी जिले आते हैं वो अ, गंगा यमुना के दोआब में आते हैं। तो इस कारण जो वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो गेहूं और सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जो विकल्प सी है वो भी सत्य है। और जो विकल्प डी है उसको देख लेते हैं कि लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों, तो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता नहीं बल्कि कमी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड जिला दिया है, दूसरी साइड उसके खनन क्षेत्र दिए हैं। तो देख लेते हैं। पन्ना हीरा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हीरा के लिए जो पन्ना विश्व प्रसिद्ध है। और जो हीरा की जो प्रमुख खदान है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक रामखेरिया खदान हुई, एक मझगवा। ये दोनों ही बहुत फेमस हैं आज। अ, बालाघाट तावा। तो दोस्तों जो बालाघाट का जो मलाज खंड क्षेत्र है वो तावा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी सही है। कटनी चूना पत्थर। तो जो कटनी जिला है उसमें चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का बहुत विकास हुआ है। और इसलिए जो कटनी है उसको चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सागर में मैग्नीज। तो दोस्तों जो मैग्नीज है उसका संबंध सागर से ना होकर जो बालाघाट, छिंदवाड़ा
झाबुआ आदि जिलों से मैंगनीज का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों? तो जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा तीसरा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसके अलावा दो और कौन से हैं, उनको जान लेते हैं। तो जो पहला है पचमढ़ी, इसको लगभग 2009 के आसपास किया था। और जो दूसरा है अचानक हमारे जो अमरकंटक में है उसको 2012 में किया था। और जो तीसरा हुआ है पन्ना उसको 2020 में अब किया है। तो जो यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, वो उनकी संख्या 3 है। बाकी अन्य विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1974 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो मंडला जिले में स्थित है। और पीच टाइगर रिजर्व, पीच टाइगर रिजर्व के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। जैसा कि जो पीच टाइगर रिजर्व है, उसकी जो पीच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी। और इसको टाइगर रिजर्व का जो दर्जा दिया गया था 1993 में दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। और जिसको टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है 2000 में दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। वैनगंगा नदी बहती है। तो वैनगंगा नदी बालाघाट जिले से बहती है। और वैनगंगा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो वैनगंगा नदी है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 580 किलोमीटर के आसपास है, जो दक्षिण में जाके गोदावरी में मिल जाती है। तो यह एक गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा नदी की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनसे जो लाभान्वित मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी आ जाते हैं। जो वैनगंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं उनके नाम भी जान जान लेते हैं। जैसे पेंच, कानन, बावनथड़ी और एक अपनी थानवार आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, इसको हम एनएमडीसी बोलते हैं, उसके द्वारा पन्ना से हीरे का उत्खनन किया जाता है। और एनएमडीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो एनएमडीसी है उसकी जो स्थापना 1957 में कंपनी एक्ट के तहत हुई थी। और यहाँ राष्ट्रीय खनिज विकास जो निगम लिमिटेड है, उसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में स्थित है। जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड है वो भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क उत्पादन व इस्पात निर्यात करने वाली संस्था या लिमिटेड है। अन्य जो विकल्प दिए उनके बारे में देख लेते हैं। भारत डायमंड बॉस, जो भारत डायमंड बॉस है जो मुंबई में एक हीरा व्यापार का मुख्य केंद्र है, जिसकी स्थापना 1984 के तहत की गई थी। जिंदल कॉरपोरेशन एक फर्म है जो 1964 में न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। जो अल्रोजा
इंटरनेशनल है। वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक कोल सप्लायर फर्म है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मध्य प्रदेश का जो कोयला गोंडवाना सेल समूह से संचित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जितना भी जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों से ही निकाला जाता है। और जिसमें ज्यादातर जो प्रकार है कोयले का वो बिटुमिनस रहता है। मध्य प्रदेश में पेच कानन घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला उत्खनन क्षेत्र है। तो जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी कोयला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पेच कानन घाटी कोयला क्षेत्र आता है, और जो मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो विकल्प दो भी सही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है उस तक फैला है। और जो सिंगरौली है उसका विस्तार सिंह छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये कथन असत्य है। बाकी पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो जो विकल्प सी है इसका जो आंसर होगा। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र है, जो कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो कोरबा कोयला क्षेत्र है उसको छत्तीसगढ़ का कोयला राजधानी बोला जाता है। बाकी मुंह पानी, सुहागपुर, पाथरखेड़ा, ये तीनों ही मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ उनकी नदी है, सहायक नदी दी है। तो जो बाढ़ सागर परियोजना है सोन नदी पे है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे है, तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। तवा परियोजना है तवा नदी पे, होशंगाबाद जिले में है, तो ये भी करेक्ट है। पेंच परियोजना पेंच नदी पे सिवनी जिले में, जो पेंच नदी पे संचालित है, तो ये भी सही है। जो कोलार परियोजना है वो बेतवा नदी पे नहीं है, क्योंकि जो कोलार परियोजना है वो कोलार नदी पे, जो कि नर्मदा की सहायक है, और यह सीहोर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो जैसे अभी हमने पिछला जो प्रश्न देखा था उसमें जाना था कि जो बालाघाट है इसकी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो जो बालाघाट जिला है वो बेनगंगा नदी जो है उसकी जो सिंचाई परियोजना है उसके उससे लाभान्वित होता है। जो बेनगंगा नदी पे एक भीमगढ़ बांध है, उससे सिंचाई परियोजना जो दक्षिणी क्षेत्र मध्य प्रदेश का उसमें संचालित होती है। और जैसे जो नर्मदा नदी है उस पे सरदार सरोवर परियोजना, बरगी परियोजना आदि। जो ताप्ती नदी है उस पे बैतूल जिले में तो पाराशुडो पाराशुडो बांध है। और उकाई परियोजना गुजरात में है। और एक हथनूर बांध जो कि महाराष्ट्र में संचालित है। तो मटियारी जो नदी है, तो उसी पे एक मटियारी बांध बनाया गया है, जो कि मंडला जिले की बिचिया विकास खंड में स्थित है। और जो मटियारी जो नदी है वो नर्मदा की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है?
तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार में मध्य प्रदेश का जनघनत्व है वो 236 है। और जो कि 2001 में जो भी जनगणना हुई थी उस समय 196 था, जो 2011 में बढ़ के 236 हो गया है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो 40 की हुई है। और ये चीजें जैसे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं मध्य प्रदेश के और कम जनघनत्व वाले जिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं इनमें भोपाल। ये जो भोपाल है उसका जनघनत्व 855 है। और इंदौर है जिसका जो जनघनत्व है 841 है। जबलपुर है, जबलपुर का जो जनघनत्व है वो 473। सबसे कम जनघनत्व के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें डिंडोरी 94 है, श्योपुर 104 है, पन्ना 142। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, इसको जो पूर्वी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कोयले की सर्वाधिक मोटी परत पाई जाती है। तो जो कि इसमें 136 मीटर मोटी कोयले की परत है। मीटर है, इसमें शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, सेंटीमीटर है जो भी है। जो कि विश्व में सर्वाधिक मोटी परत मानी गई है कोयले की। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को वरिष्ठ से कनिष्ठता का सही क्रम क्या है? तो जो राज्य में कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जो मंत्रियों की जो वरिष्ठता के बारे में क्रम पूछ रहा है ऊपर से नीचे। तो उसमें सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आते हैं। उनके नीचे राज्य मंत्री आते हैं और उनके नीचे उप मंत्री आते हैं और उनके बाद में संसदीय सचिव का स्थान आता है। तो जो क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, इस तरीके का रहेगा। तो इसका जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसमें जो विपक्ष के नेता थे विश्वनाथ यादव राव कामस्कर जी थे। और अभी जो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनका नाम है उमंग सियार, जो कि इनका संबंध धार जिले से है। बाकी जो विष्णु विनायक सरवटे, जो मध्य प्रदेश में जो पहली विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष रहे। और जो बीजी घाटे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश के पहले महानिरीक्षक रहे। पहले महानिरीक्षक जो पहले आईजी रहे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो जो संविधान के अनुसार जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो निर्णय लेती है, कानून बनाती है और जो सरकार का संचालन करती है और गतिविधियों में जो सर्वोच्च मानी जाती है वो मंत्रिमंडल है, जो सत्ताधारी दल है उसमें से ही चुनी जाती है। और यही प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सर्वोच्च मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो जो 243 ए है उसके तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। और बाकी 243 बी के बारे में भी जान लेते हैं।
243 में जो प्रावधान है उसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 243 में जो प्रावधान है उनमें पंचायतों की संरचना को लेके है। 243 में जो पंचायतों में जो स्थान है उनके आरक्षण को लेकर प्रावधान है। बाकी 243 से संबंधित और भी आर्टिकल हैं जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। जैसे 243 आई, इसके तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 243 के, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और 243 जेड डी, इसके तहत में जो जिला योजना समिति है उनके गठन का प्रावधान है। तो ये आज की जो क्लास है हमारे, उसमें 50% कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे जो क्लास रहेगी हमारी उसमें हम एक ही क्लास में 50% लाने का प्रयास करेंगे, और इसका थोड़ा समय ज़्यादा रहेगा, लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। तो चलिए, आपको क्लास अच्छी लगे तो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।